और सम्मान के योग्य मेरे भाई सतपाल शर्मा जी, छोटे भाई रामेश्वर जी, शिवचरण जी राजराणा, हमारे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मेरे भाई बड़े भाई जरनैल सिंह जी, विजेंद्र मोर जी, विजय कुमार जी, करणवीर तंवर जी, राजेश कुमार जी, रमेश जी, गुरनेक सिंह जी, गौरव शर्मा जी, भाई पप्पू जी, दिलबाग सिंह जी, दर्शन नैन जी, संतोष कुमारी जी, सुशीला देवी जी, मेरे साथ आए भाई सतवीर भाणा जी, ईश्वर नैन जी, कांग्रेस पार्टी के हलका के अध्यक्ष भाई रोशन पाटला जी, युवा कांग्रेस के जिला के अध्यक्ष प्रवीण नैन जी, आज इस धरने पर मौजूद सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति और मेरे नौजवान भाइयों, पीटीआई साथियों को बहुत सारे संगठनों ने, एम्प्लॉय संगठनों ने, खाप पंचायतों ने, सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। भरत सिंह बेनीवाल जी बैठे, मैं माफ करूंगा, उस तरफ था, मैं देख नहीं पाया। मैं पीटीआई के हमारे अध्यापक साथियों की ओर से उन सारे संगठनों का भी सबसे पहले हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। आपका प्यार, सहयोग और समर्थन मुसीबत की इस घड़ी में मेरे छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ताकत की बात है और इससे इनको और ज़्यादा बल मिलता है। इसके लिए विशेष तौर से आपको साधुवाद। दरखास्त करने का फैसला लिया सबसे पहले शायद 8 या 10 घंटे के अंदर ही, क्योंकि मैं आपकी बात से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। पत्रकार गोष्ठी कर, मुख्यमंत्री को पत्र लिख, एक कानून लिख, बाकायदा एक मैंने कानून लिखा जिसके तहत इन सारे साथियों को वापस लिया जा सकता है, और वो मुख्यमंत्री को आपसे बगैर पूछे ही भेज दिया और कहा कि अगर विधानसभा ये कानून पारित कर दे तो इन बच्चों को वापस रखा जा सकता है। मुझे आज भी याद है जब आप सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ रहे थे, मुझे रामेश्वर ने कहा, क्योंकि रामेश्वर और दूसरे साथी आते हैं, भाई साहब हमारे विचल ना हो जाए, आप ज़रूर क्लैरिफाई कर दें। तो आप सारे साथी तब भी आते थे, कैथल जिले से, जींद जिले से बहुत सारे साथी थे, अपने विधानसभा क्षेत्र से भी और बहुत सारे साथी हैं, और इसलिए मैं आपके विषय में लगातार रुचि लेता था। मुझे याद है कि देवशीष भरूखा जो आपके वकील हैं, वो छोटा भाई है, मेरे साथ वकालत करता रहा है। मैंने कहा क्या हुआ है, और जब कपिल सिब्बल जी को एंगेज करने की बात आई तो रामेश्वर और दूसरे साथी मेरे पास आए और मैं इनके साथ गया और कहा कपिल सिब्बल जी को कि ना केवल आपको इनका केस करना है, कई बार सीनियर पेश ही नहीं होते। आपको तो जर्नैल जी पता ही है, वहाँ इतने बिजी वकील हैं, आप फीस भी दें तो फीस लेकर भी वकील जल्दी से पेश नहीं होते। ना केवल आपको जाना है परंतु इनसे फीस नहीं लेनी। तो रामेश्वर बोला जी आज क्लैरिफाई कर देना आप। तो मैं उसके बाद चला गया, उन्होंने इनकी फीस 15.5 लाख से घटा के शायद 11 लाख रुपए कर दी। अगर आप मुझे कह देते तो मैं वो 11 लाख भी छुड़वाया था, कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें। पर इन गेस्ट टीचर की भी मैंने छुड़वा दी थी, गेस्ट टीचर के साथ भी मैं गया था। जब भी कोई एम्प्लॉइज आते हैं और जो बच्चे पैसे देने में असक्षम है, मैं उनके साथ जाता हूँ। सारे सीनियर वकील मेरे दोस्त हैं, कम और मेरा KHR निकालोगे। अगर मैं आपके ये काम आके आपके 50 लाख 60 लाख 80 लाख ना छुड़वा सकूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं मेरे कर्तव्य में कोताही करूँ। अगर पहलवान जी मेरे कहे से पैसे छोड़ सकते हैं, या पाडला साहब छोड़ सकते हैं, या बेनीवाल साहब छोड़ सकते हैं, तो क्यों नहीं। और मैं सारे वकीलों के पास जाता हूँ, कभी कभी साल में 1-2 बार मुश्किल से काम पड़ता है, मैं उन्हें कहता हूँ इनसे पैसे मत लेना। और जिस दिन ये निर्णय आया उस दिन फिर मैंने ये निर्णय किया, आपसे बगैर बात किए, आपके बगैर कहे, आपका बगैर फोन आया कि मुझे ये मामला उठाना। मामला है क्या? आपके बारे में कई प्रकार के शक और शंकाएं पैदा करते हैं लोग।
मैं आज वो शक और शंकाएं ही दूर करने आया हूं और कुछ नहीं। आपका मेरा प्यार समर्थन तो है ही, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं, सारे देश को पता। इसलिए मैं ना भी आऊं, 23 दिन से आप बैठे हैं, दूसरी जगह धरने पे जाऊं तो भी नहीं फर्क पड़ता। मैं तो वो शक और शंका, क्यों बुजुर्गवार कुछ और इलाके के बड़े बुद्धिजीवी लोग आज यहाँ आए। पीटीआई अध्यापकों की भर्ती के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक कोई भ्रष्टाचार, कोई घोटाला, कोई गड़बड़ झाला नहीं पाया गया। पहली बात। कई बार भर्ती इसलिए खारिज होती है, ऐसे तो रिश्वत ले रखी थी यहाँ। जैसे आपको याद हो जेबीटी अध्यापकों की एक नियुक्ति में हुई, वहां फाइंडिंग आई बाकायदा करप्शन की। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीटीआई अध्यापकों की भर्ती में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई गड़बड़ झाला, कोई घोटाला नहीं हुआ। नंबर 2 बात, कोई चयनित पीटीआई अध्यापक, ये सारे जो बैठे हैं हमारे छोटे भाई बच्चे, कोई चयनित पीटीआई अध्यापक ने कोई अनियमितता या हेराफेरी नहीं की। कोई इस प्रकार का इल्जाम ना लगाया ना साबित किया। तो ना कोई गड़बड़ झाला या भ्रष्टाचार था, ना किसी चयनित पीटीआई अध्यापक का कोई कसूर किसी प्रकार का चीटी भर का भी, सुई भर का भी था। नंबर 3, जो एसएस बोर्ड था उस समय का, जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन या मेंबरों के ऊपर कोई इल्जाम गड़बड़ झाले का ना लगाया ना साबित हुआ। तो 3 बातें राजेश बिल्कुल साफ हैं। नंबर 1, कोई करप्शन नहीं, इनका कोई कसूर नहीं, चेयरमैन और एसएस बोर्ड के मेंबरों का कोई कसूर नहीं। प्रक्रिया जो थी इनकी भर्ती की, उसके अंदर अनियमितता की फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट ने दी, नहीं तो सिलेक्शन क्यों जाता। वो सुप्रीम कोर्ट के जज की मर्जी होती है, उन्हें लगे इनको नौकरी रख लें, उन्हें लगे इनको नौकरी न रखें। एक गड़बड़ हो गई, इनका दुर्भाग्य, हमारा भी दुर्भाग्य, सारा भी दुर्भाग्य और हमारा भी दुर्भाग्य, सरकार बदल गई। मौजूदा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपने शपथ पत्र में ये दलील नहीं दी और ना ही उनके वकील ने कहा कि पीटीआई की कोई नौकरी अब हरियाणा में इन बच्चों के बाद बची ही नहीं। अगर आप कोर्ट को खड़ा होकर सरकार का वकील ये कहे जनाब ये तो आखिरी यही है, इनके बाद कोई पीटीआई नहीं लगना हरियाणा में, क्योंकि एक काडर खत्म हो चुका, इसलिए अगर कोई प्रक्रिया में अनियमितता हो तो भी इन्हें नौकरी पे रहने दिया जाए मानवता के आधार पर और 11 साल, 10.25 साल के तजर्बे के आधार पर। तो 99% केसेस में जज साहब मान लेते हैं बात, उन्होंने कही नहीं। दूसरी, हरियाणा सरकार के वकील ने जानबूझकर षड्यंत्रकारी तरीके से या ऊपर से क्या इंस्ट्रक्शन थी मुझे मालूम नहीं, ये भी नहीं कहा कि इनका जो 33% का प्रमोशन का रूल है वो रूल बेकार हो गया, क्योंकि जिस दिन ये सारे प्रमोट हो जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे या सेवानिवृत्त जिसे कहते हो जाएंगे, उसके बाद वो 33% प्रमोशन का कोई रूल का मान्यता ही नहीं, क्योंकि प्रमोट किसको करोगे, तड़े तो गए ही नहीं। ये 2 बात अगर जोर से सरकार का वकील, आपके वकीलों ने तो जो अपनी दलील देनी है दी, सरकार का वकील कहकर और मानवता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज को ये अपील करता कि क्योंकि ना कोई भ्रष्टाचार है, ना इनका कोई कसूर है, ना चेयरमैन एसएस बोर्ड के खिलाफ कोई इल्जाम है, तो ऐसे में इन बच्चों को 10.25 साल के बाद जिंदगी की आधी उम्र में ये अब कहाँ जाएंगे। किसी ने लोन ले रखा है, किसी के बेटा बेटी शादी के लायक हो गए हैं, किसी ने और कोई कर्ज उठा रखा है, ज्यादातर नहीं 100% ओवरेज हो चुके हैं,
नई नौकरी के लिए दरखास्त नहीं दे सकते, शादियां हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। इन्होंने 16,000 खिलाड़ी, जो ये कहते नहीं जोर से, आज मैं कहता हूं, 16,000 खिलाड़ी हरियाणा के ट्रेन किए। तो वो 16,000 का सर्टिफिकेट भी वापस लोगे? अगर इनकी वापस ले रहे हो तो उन 16,000 का वापस ले लो, फिर पता चले हरियाणा में त्राही त्राही मच जाएगी। 16,000 खिलाड़ी इन बच्चों ने ट्रेन किए हैं। उनमें से 16,000 में से मेरा ये अनुमान है 1,000 बच्चा नौकरी भी लग गया होगा। तो फिर वो 1,000 भी गलत हो गए। अगर ये गलत है तो फिर वो ठीक क्यों करेंगे बताओ? फिर तो वो भी गलत हो गए सारे। और अगर 1,000 दूसरे प्रांतों में लगे तो वो भी गलत हो गए। और यही नहीं, इनके अंदर 36 तो ऐसे साथी हैं जिन्होंने देश की सेना में सेवा करके ये नौकरी पाई। दिलबाग खटकड़ का एक उदाहरण है, जाखड़ का, जिसमें 6 उग्रवादी पूंछ के अंदर 2001-2 के अंदर मार गिराए और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उसे वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में बुलाकर दिया, जिसके आधार पर फिर उसको हरियाणा सरकार ने पीटीआई लगाया। तो क्या उसकी कुर्बानी और वीरता बेकार की? एक और साथी है, मुझे बताने लग रहे थे, जिसकी दरख्वास्त देंगे अभी। ताज वाले और कारगिल वाले, इन्हीं की तरफ से मैंने देवशीष को कहा है अब एक और एप्लीकेशन जो देनी है तो आपकी तरफ से देनी है। बताया होगा उन्होंने आपको, आपकी तरफ से वो दरख्वास्त जाएगी। ताज होटल पे जब उग्रवादियों का हमला हुआ तो इन्होंने रक्षा की। दूसरी जगह उग्रवादियों का कारगिल में झगड़ा हो अपना पाकिस्तान के साथ तो इन्होंने रक्षा की। और अब खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को इनकी काबिलियत, वीरता, बहादुरी, कुर्बानी नजर नहीं आती। एशियाड के गोल्ड मेडलिस्ट भी है उसके आधार पर। इसीलिए तो कहा, एक भी चयनित पीटीआई ऐसा नहीं जिसके अंदर कोई कसूर पाया। 35 से 36 पीटीआई ऐसे हैं जो कैंसर, हार्ट या किडनी की बीमारियों के शिकार हो गए। ऐसी तो कोई सरकार नहीं, किसी कर्मचारी को कैंसर हो उसके पेट पर लात मार। शायद 34 या 35 ऐसे साथी भी हैं, हो सकता है मेरी संख्या में 1-2 का गड़बड़ हो, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। कितने हैं? हाँ, 39 हैं। 35 ने 39 ऐसे साथी हैं। ऐसी जाबर जालिम सरकार हमने कभी नहीं देखी। जो कर्मचारी मर गया, मृतक हो गया, स्वर्गवास हो गया, दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी तो उसकी बेवा के और बच्चों के पैसे तक छीन रहे। क्या प्रभु से, परमात्मा से खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला, भाजपा और जजपा के विधायकों, मंत्रियों और सांसदों को डर नहीं लगता कि एक अदालत हमारे ऊपर भी बैठी है जो सबसे बड़ी, वहां सबको जवाब देना पड़ता है। आप किसी मृतक कर्मचारी की बेवा का, उसके बच्चों का पैसा वापस काट रहे हो, इससे ज्यादा बड़ा घोर पाप क्या हो सकता है? और साथियों, मैंने एक बात पहले दिन ही कही थी, आज फिर दोहरा कर जाता हूं। जोश में मेंबर पंचायत भी नहीं थी, तो इसलिए वो तो उठाएंगे कांग्रेस पार्टी के विधायक, मैं नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी वहां एंट्री पे पाबंदी लगा रखी है, जैसे जर्नैल सिंह जी और के लगा रखी है, बैरियर से आके नहीं जाने देते। ठीक है ना, इनको भी नहीं जाने देते, सर्व कर्मचारी संघ वालों को भी। तो इसलिए मैं आपको एक बात कह सकता हूं, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31 विधायक हैं। मैंने जब कानून का मसौदा बनाया तो जो प्रधान जी हैं अपने प्रांतीय, मैंने उनको ये भेज दिया उसी दिन, और मैंने उन्हें कहा, भाई साहब एक मेमोरेंडम बनाओ इसके ऊपर और हरियाणा के एमएलए के साइन करवाने शुरू कर दो। 31 तो हमारे, वो तो कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा 7 इंडिपेंडेंट हैं, 7 है 8 है जी, 7 है, 7 इंडिपेंडेंट भी कर देंगे, उम्मीद है मुझे। 31 और 7
38। जजप्पा के जो विधायक हैं उनके रोज बयान आते हैं, दादा रामकुमार गौतम से बाडादर लो। मेरे को पक्का विश्वास है वो कर देंगे। मैं भी फोन कर दूंगा पंडित जी को, बबली भाई को भी कह दूंगा। हाँ, पर रिश्तेदार है, गवांडी है, कुछ तो मानेगा। तो 6-7 वो हैं, 7 तो करेंगे 10 में से। 38 और 7 हैं, अरे हो गए पूरे। 45 में कानून पास हो हैं। एक अभय सिंह के करा लो, वो भी तैयार है करने को। 46 हो गए, मेजोरिटी होगी मेजोरिटी। जो बात व्यवहार की है मैंने वो बताई आपको। जब आपके पास ये 46 दस्तखत हो जाए तब बीजेपी के एमएलए के पास जाओ और जजप्पा के बाकी बोलो भाई तो मेजोरिटी है हमारे पास असेंबली की, एक काम भी करो। जो नहीं करेगा उसका पता चल जाएगा तारे साथ कौन है, तारे खिलाफ कौन। थूक पिलाने से तो नहीं कुछ होना, आपके साथ कौन है और आपके खिलाफ कौन है, ये बात आपको दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। और मैंने आपको तरीका बता दो, पहले हमारे 31 करा लो, हमारे कोई दिक्कत कोई। जब ये सारे दस्तखत हो जाए मेजॉरिटी, और मुझे ये बात खुली नंगी कहने में कोई एतराज नहीं, एक प्राइवेट मेंबर्स बिल, एक होता है कानून का मसौदा जो सरकार पेश करती है, मैं तो हूं नहीं तो मैं पेश कर देता। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल, और मैंने आफ्ताब अहमद विधायक को ये बात बुला के, वो वकील समझा दिए, राजेश को बताया था, उस दिन आया था दरवाजा। प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश कर दो, उसके साथ ये दस्तखत लगा दो 46। भाई जी 46 में दस्तखत करें वो तो बहन जी वोट डालेगा, हो गया पास कानून। सरकार को लेना पड़ेगा, स्पीकर मना नहीं कर सकता। अगर मैं 46 दस्तखत करवा दूं, 46 की मेजॉरिटी है, तो सरकार उस कानून को लाने को बाध्य हो जाएगी। बजाय अपन धरने प्रदर्शन हो तो करो, पर ये वाली बात भी करो जो मैं कह रहा हूं। मैंने आपको संख्या गिनकर बता दी। अगर आप इन 46 दस्तखतों में कामयाब हो जाते हो तो एक एमएलए प्रेजेंट कर देगा कि ये कानून है, ये पारित किया जाए। तो फिर वहां विधानसभा में या आप उसके हक में वोट डालोगे या उसके खिलाफ वोट डालोगे, सारी बात सामने आ जाएगी। बच्चों के साथ कौन है और जाति के साथ कौन है, ये बात। और भरत सिंह बेनीवाल जी बैठे हैं, एक जन बार जनाब खड़े हो जाए। कई बार ये कह देते हैं रणदीप तो भका रहा, मैं इसलिए इनसे बड़े भाई ये रिक्वेस्ट करके खड़े करे। मैं आपको ये याद दिलाने यार ये भी याद दिलाता हूँ, आप तो सारे छोटे थे उन दिनों में, स्कूल में पढ़ते हो। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रधान था 2004 में, शायद जर्नैल भाई साहब को याद होगा। पहले युवा कांग्रेस का प्रधान था, फिर प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष था। और ओम प्रकाश चौटाला जी और बीजेपी ने मिलके इनके 9,500 कर्मचारी निकाल दिए, जिसके प्रधान भरत सिंह बेनीवाल साफ्ता एविडेंस के तौर पे खड़ा बाई चांस। वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी के साफ्ता गवाह खड़ा। ये प्रधान थे, ये मुझे मिलते, इन्होंने कपड़े उतार के प्रदर्शन, पता नहीं क्या क्या, रिक्शा पे बैठ के कटोरे लेके, जो कर सकते हैं भरत सिंह जी और इनके साथी उन्होंने किया। सबने ये कहा, राजनीतिक लोगों ने बोले भाई इनकी तो कारपोरेशन ही बंद कर दी। और कारपोरेशन बंद करे भी 4-4 साल हो गए थे, क्यों भाई साहब? तो ये 4 साल बाद ये रणदीप तार को बका रहा है, ये क्यों कर लगा होगा? इन वाले भी मान गए 3/4, बोले हाँ ये तो बकाव है, ये नहीं लगा सकता वापस। जो कारपोरेशन ही बंद होगी, जो महकमा बंद हो गया, मैंने कह दिया तार को वापस लगाऊंगा। वो बोले ये क्यों कर लगा हुआ है इनको? मैंने कहा वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं कैसे लगाऊंगा? अगर मैं सरकार में आ गया तो आपको वापस लगा दूंगा। परंतु इन्होंने विश्वास रखा, इनकी बात मैं बड़ी करता हूं, बड़ा भाई है, इन्होंने विश्वास रखा है। तो इन्होंने विश्वास किया, कमेटी बनाई। वो कमेटी बाकायदा उसकी रिपोर्ट नहीं लिख पा रहे थे कई मंत्री साथी, आपको याद होगा, मैंने इन्हें भी बुलाया, कमेटी को भी मेरे कमरे में बिठाया, जो मिनिस्टर्स वाला कमरा था, और स्टेनो बुलाया
नंद किशोर पंडित जी मेरा, और बुला के वो सारा उसको डिक्टेट करके इनका 9,500 के 9,500 कर्मचारी वापिस लेकर दिखाए हमें करके। मैं आपको भी एक बात कह के जाता हूं साथियों, एग्जाम जरूर रोक लेना अगर आपसे रुक सकता है, क्योंकि अगर आपकी पोस्ट नहीं भर दी तो नई पोस्टें तो है नहीं, फिर तो हो जाएगी मुश्किल। ये कानून पास करवाना जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी मेरी जिम्मेवारी है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है। मैं कोई नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा टेंका हूं पार्टी, पर पार्टी मेरी बात सुनती है। अभी मैं ये भी नहीं कहता मैं ही बनूंगा तो ना, जो बनेगा अपन उसकी कलम पकड़ लेंगे जाकर। और बताओ, मैं आपका ये वापस करवा के दूँ, आपको वापस दूँ, परंतु तब तक ये जो खट्टर सरकार ने जो 2003 में पेपर हुए थे उनका तो रिजल्ट काटा नहीं आज तक, माफ करना 2014-15 में जो हुए थे 3 गलती से निकल गए, उनका तो रिजल्ट नहीं काटा। मैंने सारी लिस्ट निकाल के सबके सामने रखी, 5-5 साल से रिजल्ट नहीं काटा, सारे पेपर ले रही है, जब कोरोना में सबके पेपर कैंसिल हो रहे, इसलिए कि वो एक षड्यंत्र के तहत आप लोगों को खराब करना चाहते हैं। एफआईआर भी कोई बनती नहीं है चेयरमैन पे, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चेयरमैन की कोई भूमिका ही नहीं, मेंबरों की कोई भूमिका नहीं, तो एफआईआर क्वॉश हो जाएगी। ये कि तारे को गदी गेट में डाल के रखना। मेरा आपका इसलिए आपसे एक अनुरोध है हाथ जोड़कर, जितना जल्दी हो सके ये पेपर भी हटवा लो, रुकवा लीजिए, चाहे कुछ करना पड़े। देखिए ये तो हम तो साथ खड़े हो जाएंगे, सर्व कर्मचारी संघ साथ खड़ा हो जाएंगे, खाप साथ खड़ी हो जाएगी, धर्म संस्थान साथ खड़े हो जाएंगे, समाज साथ खड़ा हो जाएगा, पर थोड़ा सा आंगा आपको लगाना पड़ेगा। ओके ओके सोखे हो, संघर्ष से ही मिलता है, तो थोड़ा सा संघर्ष और तेज करिए ताकि खट्टर सरकार मजबूर हो जाए और उन्हें झुकना पड़े कि पेपर कैंसिल। या तो ये कर दें, इनकी मेहरबानी, खट्टर साहब ये कहें रणदीप मेरे आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक हो, 1983 पीटीआई ले लूंगा, मैं साथ चल के नतमस्तक होने को तैयार मेरे भाइयों को। किसी और के पास चलना हो, आप मुझे ये भी कहो दुष्यंत चौटाला के पास चलना है, मैं आपसे आज वादा करके जाता हूँ मैं चलूँ। मैं अपनी ईगो नहीं इस बात के लिए बीच में रखा। आपको पीछे पीछे खड़े हो जाएगा, मैं पीछे भी खड़े हो जाऊँ। मेरे छोटे भाइयों का रोजगार मिल जाए, इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई कांग्रेस बीजेपी लोकदल है ही नहीं, और इनका कोई कसूर भी है। मैं इसलिए आज आपसे केवल ये बात कहने आया हूँ, मैं आपका भाई आपके साथ खड़ा हूँ, तन मन और धन से। आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा हूँ, परसों भी खड़ा हूँ, और जब तक जिंदा हूँ तब तक आपके साथ। जिस दिन आपके भाई के हाथ में कलम आ गई, आपको कानून बनाकर वापस करवा दें। आपने केवल एक बात करनी है, ये भरना, ये जर्नल भी बता देंगे भाई आपको, क्योंकि ये तारी पोस्ट ले ली फिर कोई नहीं कुछ कर पाएगा। ये भी अभी आपको आगाह करके जा रहा हूँ रामेश्वर, सच कहो सुखी रहो। आपको पता है झूठ नहीं बोलता कभी, मना कर देता हूँ, सबको पता है, जितने छोटे भाई बैठे इन्हें पता है, चाहे कोई कड़वा माने बुरा हूँ, कड़वा हूँ बुरा नहीं हूँ, मना कर जाऊंगा, झूठ नहीं बोलते भाई साहब। ये भरने मत देना पेपर प्रक्रिया ना हमको कर रोक सका भाई साहब, ये तो सरकार का हाथ में है, हम तो संघर्ष कर सका। हाँ मेरे छोटे भाई इसीलिए कहा, ये मैंने जो इतनी देर की कहानी सुनाई तुझे, 46 दशक अगर होकर विधानसभा में कानून आ जाएगा तो प्रक्रिया रुकी, नहीं समझे? नहीं वो तो उसके लिए तो सारे साथी प्रयास करते हैं भाई साहब, एक करके, और कहीं मेरे तो दस्तखत ही नहीं हो सकते, नहीं तो मैं पहला आदमी होता जो सारे दस्तखत करता, तुम्हें पता भी है, मेरे दस्तखत हो ही नहीं सकते उस पर। मैं फिर भी कानून बना सकता था, हो सकता उसमें कोई कमी हो, किसी को और बेहतर आता उसको बनवा ले, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये प्रक्रिया आपको इसके खिलाफ संघर्ष करके, ये आप अपना एक लक्ष्य अर्जुन ने जैसे मछली की आंख का बनाया था, ये बना लो।
मैं तारे फायदे की बात कह रहा हूँ रामेश्वर, कभी आज तक बगैर फायदे की बात सही हो तो बताओ मास्टर जी। मैं हमेशा वो कहता हूँ जो खरी हो, तर्क संगत हो, वाजिब हो, आपके फायदे। जो आपके फायदे की नहीं होगी मैं नहीं कहूँगा, अपने चुप्पी मारता। तो मैं आपसे केवल ये कहने आया हूँ, मैं आपके पास यहाँ बैठा हूँ या ना बैठा हूँ, मैं शरीर से, आत्मा से, वचन से, कर्म से, शब्द से आपके साथ। जिस दिन आपके भाई के हाथ में होगा, एक प्रक्रिया आपको रोक रही है, बाकी मेरी जिम्मेवारी मैं अपनी कलम से कर जो मेरे आज हाथ में नहीं है वो नहीं है। मेरे हाथ में होती तो मैं विधानसभा अकेला नहीं, बहुत अकेला ही बहुत हूं, मैं रोक देता, पूरी विधानसभा रोक देता हूं। मैं तो कहा करते थे जिस दिन ये अंदर आ जाता चलती नहीं है, मैं रोक देता हूं, अकेला बहुत हूं। और तर्क के आधार पे, सत्य के आधार पे, तथ्य के आधार पे हमेशा कोई बात पे रोकता हूं, वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, कभी असत्य के आधार पे या कुतर्क के आधार पे कभी किसी को रोका। आपकी बात बनती है इसलिए आया हूं, ये तारी ना बनती तारे को तो पता, मैं ये भी कह देता तारी बनती नहीं, ये तो जैसे तारे मैं ये कह सकता हूँ, मुंह पे कह सकता था, पर तारी बनती है, तारी जायज है, तारी सही है, तारे साथ जाति हो रही है और तारा कोई कसूर नहीं उस जाति की। जब तारा कसूर हो तो भी मैं कह देता तारा कसूर है, कोई कसूर, क्या कसूर है, कोई कसूर नहीं। अब तो सरकार की दुर्भावना, और इसीलिए मैंने पत्र जो लिखा है भाई के पास है कापी भी, उसमें भी मुख्यमंत्री जी को कहा कि राजनीति छोड़कर हरियाणा के बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है, इनकी मदद की, या जो आपको इससे बेहतर तरीका लगे आप वो लगा लें। तो मैं आपको यही कह के मेरी वाणी को विराम देता हूँ और अपने साथियों से कहता हूँ कि मन, वचन और कर्म से आपके साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी के 31 विधायक आपके साथ रहेंगे और आपको पूरा समर्थन देंगे। सबको राम राम, जय हिंद।